चलें योग की ओर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम आधी दुनिया की शक्ति की बात करते हैं तो एक घर से लेकर एक राष्ट्र और पूरी दुनिया में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है और नारी शक्ति के योगदान की शुरुआत एक इकाई से होती है और वो इकाई है परिवार। हमारे अपने परिवार में प्रत्येक घर में सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक पूरे परिवार की देखभाल करने में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यूं कह सकते हैं कि एक परिवार को चलाने में, सबका ध्यान रखने में पूरे परिवार की धुरी नारी होती है। लेकिन जब हम पूरे परिवार के स्वास्थ्य की बात करते हैं तब कई घरों में ये देखा गया है कि जो नारी पूरे परिवार को संभालने के लिए अपना संपूर्ण समय देती है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना समय नहीं दे पाती या उतनी जागरूक दिखाई नहीं देती। ऐसे में जब हम योग की दुनिया की ओर नजर डालते हैं तब महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर योग में भी बहुत सी राहें खुली हुई हैं, बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। जरूरत है उस ओर देखने की। तो आज योग को लेकर महिलाएं कितनी जागरूक हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर योग से महिलाएं जुड़ती हैं तो किस तरह से वो स्वयं को स्वस्थ रख सकती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी को। आप श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में योग विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। तो डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और सर्वप्रथम सभी श्रोताओं और आपको भी नमस्कार करती हूँ। डॉक्टर चंद्राकर, जब हम योग की बात करते हैं तो आज की तारीख में चूंकि योग की जानकारी तो घर घर तक पहुंच रही है जी, लेकिन योग को लेकर महिलाओं की अभी क्या स्थिति है? महिलाओं में ये अक्सर देखा जाता है कि उनकी मानसिकता रहती है कि हम अपने घर के कामों में ही योग कर लेते हैं। ये गृहिणियों में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में योग शब्द जुड़ना है, ऐसे परिस्थिति से जुड़ना जो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर लेकर जाती है। चाहे हम नारी के शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें या मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि एक परिवार का निर्माण करना और उसकी धुरी होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक नारी के लिए, और उसके स्वास्थ्य पर ही परिवार का स्वास्थ्य और उसके पश्चात समाज का और राष्ट्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो आज के समय में नारी को प्रत्येक क्षण अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी उतने ही शिद्दत से करनी चाहिए जैसे वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का करती है। परिवार के लोगों के लिए समय निकालना बहुत ही सम्मानजनक महसूस होता है, गर्व अनुभव करती हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से निभाती हैं। लेकिन अपने प्रति भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियों को निर्वहन करना बहुत ही आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि एक नारी अलग अलग रूपों में हम सभी के बीच दिखाई देती हैं, चाहे अलग अलग भूमिकाओं के रूप में हों, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, और अगर उससे थोड़ा सा और आगे देखें तो एक गृहिणी के रूप में, साथ ही कामकाजी महिलाओं के रूप में हम देखते हैं जो कोई तो घर को भी संभाल रही हैं और साथ ही अपने प्रोफेशन को भी संभाल रही हैं। और ऐसे में उनके स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जागरूक होना और समाज को भी उनके लिए प्रयासरत रहना बहुत ही आवश्यक महसूस होता है। तो डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी, अपने स्वास्थ्य को लेकर कई बार महिलाएं जो हैं उसे नजरअंदाज कर देती हैं। कोई तकलीफ भी होती है तो तब तक वो व्यक्त नहीं करती हैं जब तक वो तकलीफ बढ़ न जाए।
तो ये एक आम जो बात दिखाई देती है। अब चूंकि हम स्वस्थ रहने के लिए योग की ओर जा रहे हैं, योग को अपनाते हैं जी। आज अगर एक सामान्य घर की बात करें तो उस सामान्य घर में पुरुष तो योग से जुड़ जाते हैं जी, लेकिन महिलाएं काम में व्यस्त रहने की वजह से कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगी आप इसके लिए? सर, इसके लिए कुछ मानसिकताओं को बदलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विचार जब बदलेंगे, विचार में परिवर्तन होगा, तभी हर जितने भी ऐसे दोष दिखाई देते हैं समाज में या जो मानसिकताओं से उपजी हुई चीजें हैं, उनको दूर करना हमारे लिए आसान होगा। तो ऐसे में नारी को ही अपने स्वास्थ्य के प्रति पहली प्राथमिकता देना बहुत ही आवश्यक है और उसके पश्चात साथ ही इसी रूप में भी परिवारजनों को ये ध्यान रखना और प्राथमिकताओं में उन्हें सर्वोपरि मानना भी बहुत आवश्यक है कि वे जो पूरे परिवार को संभाल रही हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनके स्वास्थ्य के प्रति स्वयं भी जागरूक हों और किसी भी तरह की असुविधा उन्हें होती है या परेशानी में वे हैं तो उन्हें तत्काल किसी न किसी रूप में सहज महसूस करवाना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो भी हमसे संभव हो वो प्रयासरत रहें, हमेशा इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर चंद्राकर, अगर हम महिलाओं के द्वारा योग से जुड़ने की बात करें तो एक सामान्य घर में जो गृहिणी है वो किस तरह से योग से जुड़ सकती है? योग के लिए उसे कितना समय निकालना चाहिए और कौन कौन से आसन हैं जो स्वस्थ रहने के लिए उन्हें करना चाहिए? जी सर, बहुत ही बढ़िया विषय आपने प्रश्न के रूप में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रूटीन सेट किया जाता है महिलाओं के द्वारा कि वो दूसरों के रूटीन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, तो उन समयों में अपने लिए कैसा समय निकाला जाए और उसे बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। सुबह जागना और उसको यूटिलाइज करना, तो कुछ आसन ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में हम जानकारी रखें कि उन चीजों को कैसे फॉलो किया जाए अपने डेली रूटीन में, तो बेहतर अपने स्वास्थ्य को किया जा सकता है। जैसे सुबह उठने के बाद अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो सुबह जागना और रात में सोना, ये दोनों ही समय परिवर्तित हो गए हैं। लोगों के खान पान का तरीका बदल गया है और उसके अनुसार समय भी बदल चुका है, इसलिए रात में भोजन का समय भी लेट होता है, उनको बनाने में लेट होता है, खाने में लेट होता है परिवारजनों को, तो इसलिए उठने में भी लेट होता है। तो ये सोना और जागना प्रकृति का जो नियम है, यदि उसके अनुसार हम चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो सोना और जागना सही समय पर हो ताकि शरीर को पूर्णतः आराम मिले, और सुबह उठने के बाद उषापान जरूर करें। ये उषापान क्या होता है? उषापान गुनगुने पानी का प्रयोग है जो आंतरिक रूप से हमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी के विजातीय द्रव्य हैं उनको दूर करता है, और यदि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकल जाते हैं तो स्वतः ही परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो सुबह उठकर उषापान करें, उकड़ू बैठकर यदि संभव हो तो, यदि संभव न हो पाए तो चेयर पर बैठकर या फिर बिस्तर पर बैठकर गुनगुने पानी को 1 से 2 गिलास जितनी हमारी क्षमता हो वैसा पिएं। और फिर कुछ आसन को किया जा सकता है, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये जो आसन है वो उस उषापान के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। ये ताड़ासन क्या होता है? ताड़ासन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ताड़ के वृक्ष के समान हमारे शरीर की आकृति बनती है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहा जाता है। इसमें दोनों हाथों को हम श्वास लेते हुए ऊपर उठाते हैं, लॉक करते हैं, और उसके पश्चात श्वास लेते हुए ऊपर की ओर पूरे शरीर को फैलाते हुए उसको ऊपर लेकर जाते हैं, और साथ में एड़ियां इसमें उठी हुई होती हैं, और हमारा जो ध्यान है वो एक बिंदु पर एकाग्र होता है। और ये ताड़ासन पूरे शरीर को एक्टिव करने का काम करता है।
जो हमारे मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। तो जो सुबह की सुस्ती है वो इन आसनों से दूर हो जाती है। मैडम, ये जो जितने भी आसन आप बता रहे हैं, मान लीजिए हमारी बातचीत को सुनकर उन्हें ये आसन समझ में नहीं आ रहा है महिलाओं को, तो वो मोबाइल, चूंकि आजकल तो ज्यादातर लोगों के हाथों में होता है, क्या मोबाइल से भी इस आसन को देखा जा सकता है? जी, बिल्कुल देखा जा सकता है। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए आप यदि मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो ताड़ासन यदि आप सर्च करते हैं तो उसकी पूरी विधि आपको इंटरनेट के माध्यम से, और कुछ योग शास्त्र के भी किताबें हैं जिसको यदि पाठन करते हैं श्रोतागण तो उनकी पूरी सही विधि आपको समझ में आने लगेगी, और उसके श्वास और प्रश्वास का क्रम भी उसमें लिखा है, तो उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये तो आपने ताड़ासन बताया, और इसके अलावा कौन सा आसन है? इसके अलावा तिर्यक ताड़ासन है। तिर्यक मतलब कि हम लेफ्ट और राइट मूवमेंट करते हैं इसी पोजीशन में जिसमें हम ताड़ासन में थे। तो इसमें भी जब हम बीच में रहेंगे तो श्वास लेंगे, और जब लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे हम तो श्वासों को छोड़ना है। उसी तरह से पुनः बीच में आते हुए श्वास लेंगे और राइट की ओर मुड़ते हुए श्वास छोड़ेंगे। ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि उषापान के साथ इन आसनों को किया जाए तो जो बॉवल मूवमेंट है, जो मोशन है हमारा, सुबह शौच के लिए जब जाते हैं तो वो प्रक्रिया आसानी से होती है, ताकि उससे जन्म लेने वाले, उस विजातीय द्रव्य से जन्म लेने वाले जो रोग हैं उनसे हम बच सकें, और हमारा पूरा रूटीन, पूरी दिनचर्या हमारी खुशनुमा बनी रहे, और स्वस्थ तरीके से, स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ हम पूरी दिनचर्या का लाभ ले सकें। डॉक्टर चंद्राकर जी, आमतौर पर अगर हम गृहिणियों की बात करें तो गृहिणियों को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका निदान योग से संभव है? जी बिल्कुल सर, गृहिणियां दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और उनका जो रूटीन होता है उससे संबंधित ही परेशानियां उनको झेलनी होती है। और देखा जाता है कि अक्सर कमर से संबंधित परेशानियां, पैरों से संबंधित लगातार खड़े होना, और उसके साथ एक मेंटल प्रेशर भी उनको देखा जाता है, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करना है, आदि आदि जो घर के कार्य हैं, नियमित कार्य हैं जिनको समय से निपटाना है, उन सभी को समयावधि के साथ करने के प्रबंधन में वो इस तरह से जुटी होती हैं कि उनका स्वास्थ्य इसमें प्रभावित होता है। और साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भोजन का समय भी स्किप हो जाता है उनका, तो इसलिए भी सही पोषण सही समय पर मिल पाना उनके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन हाँ, गृहिणियों के लिए ऐसे कुछ आसन हैं जिन्हें वो कम समय पर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और थोड़ा समय निकालकर मार्जरी आसन किया जा सकता है, जो पूरी तरह से कमर से संबंधित परेशानियों को दूर करता है, कमर और गर्दन के लिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। मार्जरी आसन, मार्जरी शब्द बिल्ली के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिल्ली की हमने देखा है कि अक्सर जो गांव में एक छत से दूसरे छत पर कूद जाती हैं और स्पाइन उनका बहुत फ्लेक्सिबल रहता है और किसी तरह से उनको चोट नहीं लगती। तो यही दिखाता है ये मार्जरी आसन के जो अभ्यास है उसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे स्पाइन की बढ़ती है और जो कमर दर्द की समस्या है वो दूर होती है। तो ये बहुत बेहतर आसन है गृहिणियों के लिए। और साथ ही साथ चक्की चालासन बहुत बेहतर आसन है। ये क्या होता है? जी, चक्की चालासन जैसे पहले समय में होता था, माताएं बहनें चक्की चलाती थी, पैरों को फैला करके उसमें दाल, साबुत दाल को डालकर या चावल इत्यादि को घुमाकर चक्की पीसती थी उसको, और कुछ देर, आधे घंटे, पौन घंटे वो काम करने के पश्चात वो जब अपने शरीर को देखते हैं तो बाकी कामों में भी उनकी स्फूर्ति नजर आती थी। और ये चीजें अब छूट गई हैं क्योंकि मशीनी युग हो गया है। तो हम उन
घरेलू काम, ऐसे काम जिनसे हमारे शरीर का व्यायाम होता था, वो चीजें छूट जाने के कारण आज हम कहीं न कहीं बाहर पैसे खर्च कर रहे हैं अपने फिटनेस को बढ़िया करने के लिए। लेकिन इन चीजों को यदि हम घर पर ही रहकर करें तो बहुत बेहतर है। हालांकि आज के समय में चक्की तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस तरह के अभ्यास हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को फैलाकर रखना होता है और अपने हाथों को लॉक करना है और धीरे से हाथों को लेफ्ट पैर की ओर लेकर जाते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट पैर की ओर आएंगे और पीछे स्पाइन को लेकर जाएंगे। और इस समय आप महसूस करेंगे कि हमारे पेट और हमारे थाइज के बीच में कसाव महसूस होता है। और इस प्रक्रिया को क्लॉकवाइज करेंगे, कुछ समय 5 बार कर सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में भी उन्हें हम करते हैं। तो हमारे पेल्विक रीजन के लिए जो श्रोणी क्षेत्र है, अधिकतम जहां से जो महिलाएं हैं काम अधिक होता है, उठना बैठना और सामानों को उठाना या फिर बच्चों को, तो ज्यादातर जो प्रेशर पड़ता है हमारे कमर पर ही पड़ता है। तो ऐसे में ये जो चक्की चालासन है वो बहुत ही लाभकारी होगा इन समस्याओं को दूर करने में। डॉक्टर चंद्राकर, आपने एक बात बताई कि ये जो योग आसन है ये सुबह करना तो सभी के लिए श्रेयस्कर होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि मान लीजिए सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना है, पति के लिए भी टिफिन तैयार करना है, मैं गृहिणी की बात कर रहा हूं, तो उसमें इतनी व्यस्तता होती है कि महिलाएं सुबह अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, पति के ऑफिस जाने के बाद में वो फ्री होती हैं। तो इस तरह के जो योग हैं क्या ये बाद में भी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के समय में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें सुबह का समय व्यस्ततम समय हो जाता है। तो ऐसे में हम इसका ध्यान रखें कि भोजन के लगभग 3 घंटे पहले हम वो अभ्यास कर लें और भोजन के बाद 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद भी हम उन अभ्यासों को कर सकते हैं। हाँ, अब उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि यदि भोजन के बाद हम अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे अभ्यास जो हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उन अभ्यासों को न करते हुए बहुत सहज रूप में जो अभ्यास हो सकते हैं और इफेक्टिव हो सकते हैं, उन अभ्यासों को शामिल किया जा सकता है। एक बात ये देखी गई है कि किसी महिला को अगर मान लीजिए कमर दर्द की कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, आमतौर पर जो होती है कमर दर्द की समस्या, तो ये समस्या अगर उत्पन्न हो तो इस समस्या से निजात पाने के लिए वो योग की शुरुआत कर सकती है, या कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर दर्द है तो कोई भी व्यायाम ना करें, कोई भी योग ना करें। आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर आपका। अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं, तो सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि वो कमर दर्द हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसके पीछे। कभी कभी साइटिक नर्व, जिसे हम साइटिका रोग के नाम से जानते हैं, यदि इस तरह की समस्याओं से वो महिला जूझ रही है तो उसे सर्वप्रथम चिकित्सक के सलाह से डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं उनके प्रयोग से ये देखा जा सके कि समस्या बड़ी तो नहीं है, कि सामान्य रूप में व्यायाम करने से वो ठीक हो सकता है, या फिर क्या हमने व्यायाम करके उन चीजों को और क्रॉनिक स्टेज में लेकर चले गए या उस परिस्थिति को और हमने गड़बड़ा दिया, कहीं ये तो नहीं हो रहा। इसलिए सर्वप्रथम ऐसी कुछ समस्या होती है तो चिकित्सक की सलाह से वो परीक्षण हो जाए, उसके पश्चात ही इन अभ्यासों को शामिल करना चाहिए। और निश्चित ही यदि दर्द महसूस हो रहा है तो इस तरह के परीक्षण के पश्चात और व्यायाम करने की सलाह यदि चिकित्सक के द्वारा दी जाती है तो गर्म सिकाई करके हम उन प्रयोगों को जरूर कर सकते हैं। आमतौर पर एक समस्या महिलाओं के साथ होती है कि मासिक धर्म के दौरान कुछ महिलाओं को दर्द का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कोई योग है कि जिसे वो अपनाएं तो मासिक धर्म के समय उन्हें दर्द का सामना न करना पड़े? बहुत बेहतरीन प्रश्न सर। आज के समय में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं बल्कि किशोरावस्था में भी जो बच्चियां हैं उनको बहुत ही ये समस्याएं देखनी पड़ती हैं और कष्टदायक प्रतीत होता है, और इसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है, कष्टार्तव कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये
ये भी समझना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे माताएं बहनें हैं, पहले उन समस्याओं को समझा जाता था कि लड़की है, इसे तो दर्द महसूस करना आना चाहिए, दर्द होगा कोई बात नहीं, ये समझा जाता था। लेकिन आयुर्वेद और योग जो इस तरह की जो पद्धति हैं, जो प्राचीन पद्धतियां हैं, उनका मानना है कि कोई भी चीज जो दर्द के साथ हो वो सामान्य हो ही नहीं सकता, वो असामान्य स्थिति है, तो उसे कभी भी नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है एक महिला स्वास्थ्य के लिए। जो एक किशोर अवस्था में जो बच्चियां हैं हमारी, वो आने वाले समय में एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाली हैं, और उसके बेहतर स्वास्थ्य को यदि आज ध्यान दिया जाए तो आने वाला समय बेहतरीन हो सकता है। तो हमेशा हम अपने आसपास डिस्मेनोरिया से ग्रसित महिलाओं को, बच्चियों को देखते ही हैं, और बहुत ज्यादा, और इसे हर कोई सामान्य मान लेता है, बल्कि ये असामान्य अवस्था है। तो इसके लिए हम जरूर ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे अभ्यासों को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जिससे इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है और एक सामान्य मासिक धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। मासिक धर्म के समय में किसी तरह का दर्द होना असामान्य स्थिति है, और ये आने वाले समय में बहुत सी जटिलताओं को जन्म दे सकता है। तो इसके लिए जैसे पूर्व में बात हुई है, चक्की चालासन है, साथ ही नौकासन है। जिस तरह से हम नौका चलाते हैं, उसी प्रक्रिया के अनुसार हम अपने पैरों को रखेंगे दंडासन की स्थिति में, और अपने हाथों को सामान्य स्थिति में घुटनों पर लेकर आएंगे, और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। उसी तरह से अपने हाथों की स्थिति रखनी है जैसे हम पतवार पकड़ते हैं, और श्वासों को छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने पैरों की ओर लेकर जाएंगे, और धीरे से पीछे की ओर आते हुए, और फिर ऊपर, फिर नीचे, श्वास लेना छोड़ना, ये क्रम चलता रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब अगर हम उम्र की बात करें तो एक उम्र के बाद में ये कहा जाता है कि महिलाओं के शरीर पर कुछ असर पड़ने लगता है। अगर हम 50 के बाद की उम्र की बात करें जी, तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई विशेष योग है क्या कि 50 की उम्र के बाद भी वो स्वस्थ रहें? जी बिल्कुल सर। हम देखते हैं कि लगभग अब हर जो प्राकृतिक जो समय होता था, चाहे वो मासिक धर्म आने का समय होता था या फिर मासिक धर्म के निवृत्त होने का समय होता था, जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है, मेनोपोज कहा जाता है, उसकी उम्र और घटती जा रही है। जैसे मासिक धर्म आने का समय भी कम हो रहा है, लगभग 10-11 के एज में ही बच्चियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है, उसी तरह से रजोनिवृत्ति का भी समय कम होने लगा है। लगभग 40 के उम्र में जो चीजें 50-55 में होती थी, वो अब 40 की उम्र में देखी जाती हैं। इनका मुख्य कारण हमारे खान पान, मिलावटी भोजन या जंक फूड, फास्ट फूड, अप्राकृतिक भोजन की ओर ज्यादा झुकाव महसूस करना और झुकाव होना, और साथ ही एक्सरसाइज की कमी, श्रम की कमी, इन चीजों के कारण ये समस्याएं देखी जाती हैं। और मेनोपोज के समय में चूंकि जो हार्मोन्स हैं उनका स्राव कम हो रहा है और डिसबैलेंस भी होने लगते हैं उस समय पर, तो ऐसे में जो उषापान है उस तरह के अभ्यास हो। और हाँ, कुछ अभ्यास उस एज में जॉइंट्स मूवमेंट वाले अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे वज्रासन में बैठकर अपने हाथों को सामने लाकर अपनी कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और इस अभ्यास में हम अपने श्वासों को सामान्य स्थिति में रख सकते हैं, दोनों हाथों को, और उसी तरह से जितने हमारी कोहनियां हैं उसको फैलाना, फिर वापस अपने कंधे की ओर हाथों को लेकर आना, ये अभ्यास किया जा सकता है। और तीसरा अभ्यास है अगले जॉइंट के लिए, उसे कहा जाता है स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन कहा जाता है, जिसमें हम अपने हथेलियों को अपने कंधे पर रखते हैं और समानांतर रखेंगे अपने हाथों को, और श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, और श्वास लेते हुए गोल दिशा में उसे घुमाएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे। इस तरह से यदि हम अभ्यास करते हैं शोल्डर रोटेशन का, तो हाथों से संबंधित जॉइंट्स
के जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह से पैरों के भी अभ्यास होंगे, जैसे छोटे जॉइंट्स से लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो बड़े जॉइंट्स की ओर के अभ्यास हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे पैरों की उंगलियों को अंदर बाहर करना। फिर उसके बाद है अर्ध तितली आसन। ये अभ्यास कर सकते हैं जिसमें एक पैर को सामने रखेंगे, दूसरा पैर घुटने पर होगा और मुड़े हुए पैर के घुटने को दूसरे हाथ से धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने सीने से लगाएंगे। ये अर्ध तितली आसन हुआ। और इसी को यदि हम पूर्ण तितली आसन के रूप में करते हैं तो दोनों पैरों को अपने श्रोणि प्रदेश से लगाकर रखेंगे। हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा होगा। दोनों हाथों से लॉक करेंगे अपने पैरों के तलवों को और अपने जो घुटने हैं उसे धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। तितली की तरह हमारी आकृति होगी, इसीलिए इसको तितली आसन कहा जाता है। तो ये जो अभ्यास है इस समय पर न जो रजो निवृत्ति के समय पर ये हमारे जॉइंट्स को भी मूवमेंट प्रदान करते हैं, मांसपेशियों को भी स्ट्रांग बनाते हैं और हार्मोनल संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर चंद्राकर। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जितने भी आसन आपने बताए हैं, हो सकता है कि एक बार सुनने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसी महिलाएं जो कि योग से जुड़कर स्वस्थ रहना चाहती हैं, तो मोबाइल के माध्यम से किस तरह से वो ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं? जी, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आज YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। और लेकिन इसके लिए मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी, क्योंकि YouTube में या फिर सोशल मीडिया पर बहुत तरह के हम रेमेडीज देखते हैं और साथ ही योगाभ्यास देखते हैं, लेकिन जब भी हम अभ्यास करें तो अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। जितना हमसे संभव हो पाता है उन अभ्यासों को करें और साथ ही ऐसे योग गुरु के या मार्गदर्शक के ही समक्ष यदि हम करते हैं तो उन चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि गलत यदि हम करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमको हो सकते हैं। हालांकि योगाभ्यास से साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कब करें, इसके पश्चात करें और कितने समय तक करें, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए योग गुरु के और सही प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम हमें मिलेगा। और इन आसनों के साथ में हमेशा प्राणायाम का प्रारंभिक जो जागरूकता या सजगता हम सभी को होनी चाहिए, अपने श्वासों के प्रति होनी चाहिए। हम सूक्ष्म चीजों को यदि हम ज्यादा फॉलो करते हैं तो आसनों का प्रभाव भी अधिक होने लगता है। तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जैसे ही हम फ्री हों, जैसे हम अभी गृहिणियों के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ देर आराम से सारे कामों से निवृत्त होने के बाद बहुत ही सहज तरीके से हम चाहे तो पालथी मोड़कर बैठ सकते हैं, जिसे सुखासन कहा जाता है। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। अपनी आती हुई श्वासों पर और जाती हुई श्वासों के प्रति सजग यदि हम होते हैं तो बहुत सारी परेशानियों को ऐसे ही दूर किया जा सकता है। और साथ ही हमने आप सब ने सुना होगा कपालभाति के बारे में। कपालभाति भी मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और साथ ही हम देखते हैं कि आज के समय में जो नारियों को समस्या होती है, थायराइड की समस्या है, ओवरवेट अंडरवेट की समस्या है और पीसीओडी से संबंधित है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है और जैसा हमने पहले बात किया डिस्मेनोरिया, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए। और ये भी देखा जाता है कि आज जो नारियां हैं वो अपने चेहरे के, अपने शरीर को कांतिमय बनाने के लिए, फिटनेस मेंटेन करने के लिए कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती हुई नजर आती हैं, बल्कि वो चकाचौंध भरी दुनिया में अपने आप को खो जाने जैसा है। नेचुरल ग्लो यदि हमें पाना है तो कपालभाति इसके लिए, शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अपने कपाल को तेजोमय करना है तो कपालभाति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी, आज आपने योग और महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलें योग की ओर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।